दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 4-2-1 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या क्या होगी? देखिए, अगर हमें घनों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इसका आयतन, ये जो आपको घन दिया गया है इसका आयतन अब बटे में जो घनाभ है, जो छोटा छोटा घनाभ बनाया जा रहा है उसके आयतन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, घनों की संख्या मिल जाएगी, घनाभों की संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 4-2-6 सेंटीमीटर वाले घनाभ के रूप में ढाला जाता है। तो जब भी आपको संख्या निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, बड़े वाले घन का आयतन अब बटे में छोटे वाले घन का आयतन। तो हम इसे माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हमें पता है कि इसका आयतन निकालेंगे तो 1000 होगा, इसका क्यूब करेंगे और इसमें तीनों में गुना करेंगे 8 होगा। 1000 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 125 मिलता है। मतलब इस सवाल में कलम लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इसका आयतन निकालिएगा तो क्या होगा, भुजा का क्यूब मतलब 1000। अब इसका आयतन निकालिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 8 हो जाएगा गुना करने पे। अब ये कितनी बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। तो सिंपली हम इनका जवाब दे सकते हैं। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य हैं, समूह सी में 28 सदस्य हैं और सभी सदस्यों रेस्टोरेंट में गए और यहाँ पे एबीसी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि आपको दी गई है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे औसत खर्च क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक सदस्य का औसत खर्च क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो है 3 समूह है, पहले समूह का औसत खर्च, दूसरे समूह का औसत खर्च और तीसरे समूह का औसत खर्च दिया गया है। हमसे टोटल औसत पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले अगर इसमें से कोई नंबर कटने वाला है, जैसे ये कटने वाला है, ये नंबर आपका कटने वाला है तो किससे कटेगा, आप बोलेंगे सर 4 से 5 बार में जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी पहले ग्रुप में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है। अब इसका औसत हमें दिया गया है, तो अगर हम इसमें से यहाँ पे अगर डेविएशन लगाना चाहें तो हम कुछ मान लेते हैं कि हमारा औसत कुछ है, तो इसी में से कोई एक नंबर मान लीजिए, कोई भी एक नंबर मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि हमारा जो औसत है मेरे भाई 120 है, हमने क्या मान लिया कि हमारा औसत 120 है, तो यहाँ से 120 के साथ कोई डेविएशन नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो पहले वाले के साथ जीरो डेविएशन आएगा। अब हमारा औसत 120 है तो 120 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है और इसमें कितने सदस्य है, 8 सदस्य हैं, तो 8 पचे 40, 1 पे 5 ज्यादा तो 8 पे 40 ज्यादा, तो प्लस का 40। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 120 से 20 कम है, तो एक आदमी में 20 कम तो 7 आदमी में कितना कम, 7 दूनी 14, 140 कम 140। अभी माइनस का कितना आ रहा है मेरे भाई, डेविएशन माइनस का 100 आ रहा है। अभी माइनस का 100 किस में बटेगा, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस का 100 सब में बटेगा। सब में मतलब यहाँ पे 8 5 13 13 7 20 20 लोगों में बटेगा और यहां से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। यानी हमने जितना माना था औसत उससे 5 कम करना होगा। 120 हमने माना था, 120 में 5 कम करेंगे 115 आपका जवाब होगा। इससे आसान तरीका दुनिया में आपको मिल नहीं सकता है। यहाँ पे हमने क्या करा, डेविएशन लगाया। हमने माना था कि हमारा जो औसत है, उसे हमने लेट कर लिया था 120 माना था। अब 120 से हमने देखा कि इसमें जीरो का डेविएशन है, इसमें ये 5 ज्यादा है, 1 पे 5 ज्यादा, तो मेरे भाई 8 पे 8 पचे 40। 120 से मेरे भाई 20 कम है, 1 पे 20 कम तो इसमें 7 लोग हैं, 20 सते 140, फाइनली डेविएशन -100 आया। अब ये -100 सब में बटेगा, सब में मतलब टोटल 20 लोग हैं, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 20 आएंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, हर एक आदमी की वैल्यू 5 कम हो जाएगी, इसमें से 5 माइनस कराएंगे तो रियल औसत क्या आएगा, 115 आएगा। अगले प्रश्न पे आइए। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। मेरे दोस्त, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, ठीक है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो वर्तमान आयु क्या है आपको बताना। देखिए, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले हमने माना कि उसकी पुत्र की आयु x थी, तो इसका 7 गुना कर देंगे तो आदमी की आयु आ जाएगी 7 गुना। अब हम वर्तमान में आते हैं, 1 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। अब वर्तमान में आ गए हम लोग,
अब वर्तमान में इनका उम्र पता चल गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में जो है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो अगर इसके पुत्र की आयु का वर्ग कर दिया जाए तो ये दोनों वर्तमान में क्या है, बराबर है। तो अब हम इसे बराबर करेंगे तो x का मान यहाँ पे हमें मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 7x हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2x, आप प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x से उधर में जाएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, तो माइनस का 5x होगा, अब बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा 5 आएगा, बराबर में 0। x का एक मान 0 आ जाएगा और x का एक मान क्या आएगा 5 आएगा। 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आदमी जो है आयु 1 वर्ष से अधिक है, पुत्र की आयु 1 वर्ष से अधिक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x का पॉसिबल मान क्या होगा 5 होगा। अब ये 5x का कौन सा मान है, तो 1 साल पहले हमने माना था कि उसकी उम्र x थी, तो 1 साल पहले का उम्र है ये। अगर हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान उम्र क्या होगी उनकी, तो पहले हमें क्या करना होगा, 1 साल पहले का उम्र निकालना है। तो 1 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी है 5 और पिता की 7 गुनी है, 7 पचे 35 है। हमें वर्तमान में आना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, ये 6 और 1 बढ़ाएंगे तो 36, 36 और 6 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी। हमने x क्या माना था, 1 साल पहले का उम्र माना था पुत्र का, और ये पिता का उम्र क्या था 7x था। ये वाला जो उम्र आया वो 1 साल पहले का है, हमें वर्तमान में चाहिए तो एक दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, वर्तमान में उम्र आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इसका आपको बताना है मूल क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे। तो आसान तरीका क्या होता है मेरे भाई कि अब इस 14 को हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़े कि हमें -5 मिले। तो आप बोलेंगे सर माइनस का 7 कर लो 1 और यहाँ पे आपको 1 2 कर लो, दोनों को गुना करेंगे तो 14 मिल जाएगा और यहाँ पे आपका -5 मिल जाएगा। अब अगला काम क्या करना होता है मेरे दोस्त, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है साइन बदल के। इसका साइन बदलेंगे तो प्लस का 7 होगा और डिवाइड करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका साइन बदलेंगे -2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी फाइनली जो रूट्स होंगे वो 7 और -2 होंगे, 7 और -2 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। 7 और -2 यानी ऑप्शन बी क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का सही जवाब। तो ये सब तरीका अगर आपको पता है तो 5 सेकंड काफी है सवाल को बनाने के लिए। अगले प्रश्न पे आइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 कम में बेचा जाए तो इस प्रकार प्राप्त लाभ या हानि क्या होगा, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको अंकित मूल्य 100 रुपया दिया गया है। ये अंकित मूल्य क्या दिया गया मेरे भाई, 100 रुपया दिया गया। अगर अंकित मूल्य 100 है तो 25% की छूट पर बेचा गया। 25% की छूट का मतलब कि 75 में बेचा गया। जब 75 में बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ। तो ये विक्रय मूल्य है। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए मेरे भाई तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, 25% के लाभ का मतलब कि विक्रय मूल्य 125% पे है, क्रय मूल्य चाहिए मतलब 100% की वैल्यू। तो हमने क्या करा, क्रय मूल्य निकाल दिया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसे अंकित मूल्य से 20 कम में बेचा जाए, ये जो अंकित मूल्य है इससे अब इसे 20 कम में बेचा जाए, 20 कम में बेचा जाए नहीं, अब इसको बेचा जाए कितना में, 80 में बेचा जाए, तो अब आपको कितने का लाभ या हानि हुआ आपको बताना है। तो क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो यहाँ से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 25 से 3 बार में जाएगा और 25 से 5 बार में। ये 5 से करेंगे तो 20 बार में, 20 3 60 हो जाएगा, या और कैंसिल कर दीजिए 20 से 4 बार में चला जाएगा। यानी अगर ये क्रय मूल्य 3 है तो ये आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया। 3 की वस्तु को 4 में बेचिएगा, प्रॉफिट 1 होगा। 1/3 का मतलब होता है 1/3% का लाभ होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा मेरे भाई, 1 का होगा। 1/3 का मतलब हो गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/3% का लाभ होगा। तो ऐसे सवालों को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही आराम से आप इनका जवाब जल्दी और फटाफट देंगे। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, आप में से जितने भी बालक हैं अपना अपना कमेंट करते चलिए, आंसर आपका क्या आ रहा है। चिन्नू यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब क्या होगा। देखिए हमें पता है कि सर ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट सवाल है। अगर हमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1/x² निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर जो दिया गया वो, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +2 करते हैं।
यानी बराबर में क्या आएगा, रूट का 29 आएगा। रूट का 29 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। हमें पता है कि सर अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर में m दिया गया है, तो यहाँ से हम दो चीज निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं x प्लस 1/x निकाल सकते हैं, और एक x माइनस 1/x निकाल सकते हैं। अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट में जो दिया गया वो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 करेंगे। अगर ये निकालना है तो जो दिया गया वो, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 करते हैं। तो अगर ये चीज आपको दिया गया है तो इससे आप दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। पहला चीज आप ये फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा चीज आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कि अगर यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, बस इतना ही का फर्क है। यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे 2 वाला आएगा। अब इससे अगर हमको ये निकालना है तो यहाँ पे प्लस है तो रूट में क्या करेंगे, m प्लस में 2, m प्लस में 2, तो यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरे दोस्त क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे इस सवाल को। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि सर ये 25 होगा, ठीक है, ये तो आपका 25 हो जाएगा। अगर इसको बाहर निकालिएगा तो मेरे भाई ये क्या होगा, 0.5 होगा। पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, इसे भी हमने लिख दिया। ये इसको बाहर निकालेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तो आधा करेंगे 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई। अब इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा मेरे भाई, तो जोड़ने पे कितना आएगा, इतना आ जाएगा। और दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से इसको माइनस करना है, तो अब इसको माइनस कर दीजिए। 0 पॉइंट किसको माइनस करना है मेरे भाई, 0.005 को माइनस करना है। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका 25 और दशमलव में हो जाएगा 495, 25.495, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब। ये क्लियर हुआ। तो इन तरीकों से हम इनका जवाब बहुत ही आराम से दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपके सामने सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, इसे कैसे बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई आपके लिए अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। दोनों को जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर आप बैठाना चाहें तो आप ऐसे बैठा सकते हैं कि सर जब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, तो अगर आप चेंज भी करके देखेंगे तो इसे आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है और दोनों साइन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिएगा, ऊपर में 1 लिखिएगा। नीचे में आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए ये आपको नहीं याद है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे इसको अगर हम तोड़ना चाहें केवल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में कितना 54 डिग्री, तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर 36 डिग्री आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 54 डिग्री के बराबर। तो साइन स्क्वायर 54 और प्लस में कॉस स्क्वायर 54, यहाँ पे ये क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। दूसरा हमारे पास नीचे वाला दिया गया, यहाँ पे भी इन दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगा, कुछ इसी तरह का आएगा। तो आप चेंज करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर 40 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 40 लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एक चीज पता है कि सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 होता है। अगर हम ऐसे बोल दें कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 होगा। तो ऊपर में +1 और नीचे में -1, यानी फाइनली क्या आएगा, -1 आएगा। -1 यानी ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब। तो इन सवालों को हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अगर हमें कुछ ट्रिक्स पता हो तो। जैसे मैंने तोड़ के आपको बताया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता है कि अगर दोनों साइन में है, जोड़ने पे एंगल 90 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे दोनों tan और यहाँ पे कोसेक में है, जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, लेकिन -1 होगी। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्ट 1 नहीं। अगर ये सेक पहले होता और ये tan बाद में होता तो 1 हो जाता।
तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कलम लगाने जैसा कुछ भी इन सवालों में नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए, रविवार शनिवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। मार्च महीने में डीलर द्वारा शनिवार और रविवार को छोड़ करके औसत बिक्री कितना है मेरे भाई, 125 है। ठीक है, उसके बाद रविवार के लिए कारों की औसत दैनिक बिक्री 150 है रविवार के लिए। और यहाँ पे आपको यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दौरान कारों की औसत दैनिक बिक्री 130 है, तो शनिवार के लिए कारों की औसत दैनिक बिक्री क्या होगी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मार्च महीने की बात हो रही है। मार्च में टोटल 31 दिन होता है। ठीक है, और हमारा महीना शुरू कब से हो रहा है, पहला शनिवार 3 मार्च को है। पहला शनिवार क्या है मेरे भाई, 3 मार्च को है। ठीक है, तो हमारा मार्च महीने के बारे में बात किया जा रहा है और मार्च महीने में पहला शनिवार 3 तारीख को है। तो हमें पता करना हो कि इसमें शनिवार और रविवार कितने दिन आएंगे। मार्च में शनिवार कितने दिन आएगा, रविवार कितने दिन आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब 4 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को तो रविवार होगा। अब 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख को भी रविवार होगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 तारीख को भी रविवार होगा। 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख को भी रविवार होगा। अब 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 तारीख हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी रविवार कितना आएगा, 4 रविवार आएगा। हमें पता चल गया कि रविवार की संख्या कितनी है, 4 है। रविवार की संख्या 4 है। अब ये हो गया आपका संडे की संख्या हमने पता कर ली। अगर हमें सैटरडे की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे, अब इससे पहले 3 तारीख को पॉसिबल है तो एक दिन इससे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। इससे पहले क्या आएगा, 10 आएगा। इससे पहले क्या आएगा, 17। इससे पहले क्या आएगा, 24। और 24 में हम 7 जोड़ेंगे तो 31, ये भी पॉसिबल है। यानी शनिवार 1 2 3 4 5 5 बार पॉसिबल है। तो शनिवार जो है 31 मतलब मार्च के महीने में शनिवार कितनी बार पॉसिबल है, 5 बार पॉसिबल है इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि 31 दिन में संडे और यहाँ पे सैटरडे 2 हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया बाकी का अदर डे, आपके पास बच गया, रेस्ट आपके पास बच गया। तो रेस्ट कितना बचा, तो 31 में से 5 और 9 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमने देखा कि शनिवार 4 दिन आएगा, सैटरडे 5 दिन आएगा, बाकी दिन कितने, 22 दिन आएंगे। अब ये बातें जब हमको समझ में आ गई तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि शनिवार और रविवार को छोड़ करके मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा कारों की औसत बिक्री 125 है। इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, इन दोनों में औसत बिक्री क्या है, 125 है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में कि रविवार के दिन कारों की औसत बिक्री 150 है। रविवार के दिन कारों की औसत बिक्री 150 है। तो ये सैटरडे के दिन औसत बिक्री क्या होगी हमें पता करना है। अगर ओवरऑल टोटल औसत बिक्री कितना है, 130 है। टोटल औसत बिक्री क्या दिया गया मेरे भाई, 130 दिया गया। ये बात समझ में आ गई। टोटल कितना दिया गया, 130 दिया गया है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, टोटल से यहाँ पे डिविएशन लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि सर टोटल से ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर ये मेरे भाई 20 ज्यादा है, 1 पे 20 ज्यादा है, 4 है तो 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे कितना कम है, 5 कम है। 1 पे 5 कम है तो 22 पे कितना कम होगा, तो 22 पचे 110, 110 कम होगा, 110। अभी फाइनली कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 30 आ जाएगा। अभी माइनस का 30 किस में बटेगा, तो ये 5 सैटरडे है तो 5 में बटेगा, माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, इसमें जोड़ना। अगर हमें सैटरडे का औसत पता करना है तो मेन औसत में डेविएशन को माइनस है तो प्लस करेंगे। तो माइनस 6 है तो इसमें प्लस 6 करेंगे तो ये 100 क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो सैटरडे में जो औसत बिक्री है वो 136 आएगी, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। सैटरडे में जो औसत बिक्री है वो कितनी होगी मेरे भाई, 136 होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसे घर पे जरूर दोबारा कीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, चलिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बनाइए। यहां पे 2 लाइन आपके पास पैरेलल दिए गए हैं, ठीक है, और एंगल भी आपको दिया गया 48 डिग्री, ये वाला एंगल। फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, PLA का मान क्या होगा, PLA का मान, ये एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ये दोनों बराबर होगा। और इस कोण को निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये कोण अगर 48 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 48 माइनस करेंगे तो 100 क्या होगा, 32 डिग्री होगा। तो मेरे भैया अगर ये एंगल 132 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 132 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा क्या आ गया मेरे, PLA
PLA 132 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका जवाब। मेरे भाई एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच है रेलवे का, इससे जुड़ करके आप अपने रेलवे की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन सिलेक्शन वाला डाउनलोड कीजिएगा। उसी तरह से एसएससी का भी फाउंडेशन बैच है, बिहार एसएससी का भी है, और आरआरबी ग्रुप डी का टारगेट बैच है मैथ का, ये मात्र 99 में है, जिससे जुड़ करके आप रेलवे की अपनी जो है इस बार पेपर जो होने वाला है उसकी चैप्टर वाइज यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके लिए, x प्लस वाई दिया गया है, एक्स वाई का गुणनफल दिया गया है, तो x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का मान क्या होगा। तो अगर हम देखें कि जोड़ने पे इतना आएगा और गुना करने पे क्या आना चाहिए मेरे भाई, 15 आना चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे सर 5 तिहाई 15 होता है, 5 तिहाई 15 होता है। x का मान 5 लिया जाए, y का मान 3 लिया जाए, तो गुना करने पे 15 और 5 3 8, जोड़ने पे 8 आएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल मान है। तो यहाँ से हम 5 का क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे, तो 5 का 4 के 50 25 125 25 625 प्लस, अब यहाँ पे 3 का पावर कीजिएगा 4, 3 3 का 9, 3 का 27, और 3 क्या होगा 81 हो जाएगा। अब इसमें जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 8 2 10 और ये 7, 706 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब हुआ। तो बहुत ही आराम से इन सवालों को आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, एक आपके पास समचतुर्भुज रोम्बस दिया गया है, इसका ACB एक एंगल दिया गया 50 डिग्री, ACB, ए सी और बी, ये एंगल क्या दिया गया मेरे भाई, 50 डिग्री दिया गया। तो हमसे BDC का मान पूछा जा रहा है, BD और आपसे C, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें मेरे भाई इस क्वेश्चन में, तो जो आपका रोम्बस होता है, रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, ये एक विकर्ण हो गया रोम्बस का, दूसरा विकर्ण ये हो गया, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, तो ये 90 का कोण हो गया। अगर हम इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, तो ये कोण 90 है और ये 50 है, तो ये एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, वो विकर्ण क्या करते हैं मेरे भाई, एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एंगल को क्या करते हैं मेरे भाई, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि ये आपका, देखिए इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर ये आपका 50 है और ये आपका विकर्ण है, तो ये आपका पूरा एंगल का ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका विकर्ण है। तो इस एंगल को दो बराबर पार्टों में बांटेगा एंगल सी को, तो ये 50 है तो बाकी का ये एंगल क्या होगा, 50 होगा। तब हमें पता है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल आप देखिएगा, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों को मिलकर 90 होना चाहिए। अगर ये 50 है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये एंगल क्या होना चाहिए मेरे भाई, ये एंगल आपका 40 डिग्री होना चाहिए। तो 40 यानी ऑप्शन ए। समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे हमें यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया कि जैसे ये विकर्ण है, ये एंगल तो दिया गया 50 डिग्री, ये एंगल क्या दिया गया 50 डिग्री। अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण एंगल सी को दो बराबर पार्टों में, दो बराबर एंगल में बांटेगा। तो अगर ये 50 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, तो ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे, तो ये 90 है। तो अगर ये 90 है और ये 50 है तो ये एंगल क्या होगा, त्रिभुज में 40 होगा। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये एंगल क्या होगा, 40 होगा। तो ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल मेरे भाई आप सभी के लिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक है। अगर गुणनफल दिया गया तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए अगर यहाँ पे पिता की उम्र अगर 7x मान लिया जाए, पुत्र की उम्र क्या होगी 4x। अब दोनों को गुना कीजिएगा, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 और इंटू 4। अब इन दोनों को हमने गुना कर दिया और गुणनफल कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सर 7 से करेंगे तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 9 63, 9 बार में जाएगा। और यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में जाएगा। अगर इसे 100 मान लेते हैं तो ये 25 बार में, और ये 9 बार में, 25 9 225, 225 एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। एक्स का मान हमें मिल गया, तो हमें पुत्र की आयु बताना है। पुत्र की आयु 4x है, तो 15 चौका 60, 60 हो जाएगा। 60 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। 60 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। ध्यान दीजिए, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पुत्र की आयु x मानेंगे तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 6 वर्ष बाद, यहां पे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी।
अब 6 वर्ष बाद की अगर हम बात करते हैं तो 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए और 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए। अब कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद व्यक्ति की जो आयु है, पुत्र की आयु, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने होगी, यानी पुत्र की आयु में अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x का मान कि सर ये 4x हो गया और यहाँ पे 3x हो गया, तो इधर आएगा तो मेरे भाई x हो जाएगा और क्षेत्र का 18 हो गया और ये उधर जाएगा तो 6 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। x बराबर हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। हमसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या था मेरे भाई, तो वर्तमान आयु जो था ये 4x था और ये x था, तो 4x और x क्या हो गया, 5x हो गया। तो 5x का मतलब क्या हो गया, 12 पचे 60, तो वर्तमान आयु का सम क्या होगा, 60 होगा। वर्तमान में पुत्र की उम्र हमने x मानी थी और पिता की उम्र 4x थी, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो x प्लस 4x 5x होगा। तो वर्तमान में दोनों का उम्र का सम 5x का मतलब क्या हो गया, 12 पचे 60 हो गया। तो इस तरीके से हम इन्हें बहुत ही आराम से डील कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए राहुल का बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत ही प्यारा जवाब आप दे रहे हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर पहले हम रूट को ही सॉल्व कर लेते हैं। रूट में हम देख रहे हैं कि सर ये आपका दिया गया है 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, रूट में 6 आएगा, रूट में क्या आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 5√6 और ये केवल √6 है, तो 5 यहाँ पे देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 5√6 और ये माइनस का क्या आएगा, √6 यहाँ पे। अब ये प्लस प्लस, इसको अगर हम ध्यान से देखें 12 का मतलब क्या होता है, 6 और इंटू में 6 होता है 12 का मतलब, तो इस 6 की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 6 का मतलब होता है कि √6 और इंटू में √6। इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये √6 से एक √6 कट जाएगा, यानी ऊपर में केवल क्या बचेगा, 6 √6 बचेगा। तो अब आप बोलेंगे सर 6 और 5 11 √6 में से एक जाएगा, तो 10 √6 आपका जवाब होगा। 10 यहां पे आपका एक बार चेक कर लीजिए, यहां पे हम जोड़ेंगे 6 5 11, 11 में से 6 √6 जाएगा तो 10 √6 आएगा। कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे माइनस करेंगे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट में आपका 6 होगा और यहाँ पे 5√6 है, ये माइनस का √6 है और ये प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही से देखिए, यहाँ पे क्या है, 12 का मतलब क्या होगा, 2 × 6 होगा, 6 × 6 नहीं, 12 का मतलब 2 × 6। अब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं कि सर √6 और इंटू में √6। अब ये √6 से एक √6 कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 2√6 बचेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे सर 5 2 7, 7 में से एक जाएगा तो आपका 6 और रूट में 6 आपका जवाब होगा, 6√6 यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब। तो ये भी सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का, सबका क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे हमें इसका तृतीय अनुपाती बताना है। आपका अगर ये a है मेरे भाई, अगर ये b है, अगर c निकालना होता है तो b² अपॉन में a करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे x² माइनस वाई, b² करेंगे मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और अपॉन में a²। अब ये अपॉन में a की जगह पे क्या लिखेंगे, x³ और माइनस वाई³। x³ माइनस वाई³ का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, x माइनस वाई होता है और इंटू में होता है x² प्लस में y² और प्लस में xy, ऐसा ही होता है। अब ये एक से एक कट जाएगा तो ऊपर में x माइनस वाई बचेगा, नीचे में ये बचेगा, तो ऊपर में x माइनस वाई तो यहाँ भी दिया गया और यहाँ भी दिया गया, ये दोनों तो आपका आंसर नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। नीचे वाला मैच कर लीजिए, x² प्लस y² प्लस xy, ये वाला पहला ही वाला आंसर है, पहला ही वाला आपका सही आंसर है। ऊपर में x माइनस वाई और नीचे में क्या होगा, x² प्लस y² और प्लस में xy। अगले क्वेश्चन पे आइए, ब्याज की गणना तिमाही, हर 3 महीने पे ब्याज मिल रही है, मूलधन आपको दिया गया है, ब्याज का दर दिया गया, 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है कि 40% आपका है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ब्याज का दर 4% 10% होगा। ये 1 साल का है, 3 महीने का ब्याज है, हर 3 महीने का ब्याज, तो हर 3 महीने का ब्याज क्या होगा, 10% हो जाएगा। तो 10% 1 साल में कितनी बार मिलेगा, 4 बार में। समय आपका हर 3 महीना है, 1 साल में कितनी बार आएगा, 3 महीना, 4 बार आएगा, तो 10% 4 बार मिलता है, इसका मतलब है कि 46.41% ब्याज मिलेगा। तो इसका 46.41% निकाल दीजिए, तो ये 4 0 कट जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ,
जैसे हमें पता है कि ये मूलधन जो आपका है, इस मूलधन का हमें कितना ब्याज मिलेगा, 46.41%। अब ये परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, इस दशमलव से 2 जीरो कटेगा। अब इसमें 4 से गुना कीजिए, 4 4 चौका 16, लास्ट में 6 4 होना चाहिए, सब में है, और गुना कीजिए, 4 छक 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, और 4 चौका 16 और 2 18 हो जाएगा। 18,564, 18,564 ऑप्शन सी, 18,564 ऑप्शन सी आपका जवाब हो। मेरे भाई ये समझ में आ रहा आप लोगों को? जैसे यहाँ पे क्या रेट आपका कितना होगा, 3 महीने का मतलब हो गया रेट आपका 10% होगा, और आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, तो एक साल में आपको 4 बार ब्याज मिलेगा। तो जब 10% 4 बार मिलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, 46.41%। ये बड़ा कॉमन सा है जो हमें पता होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई दी गई है। देखिए घन का विकर्ण दिया गया, तो घन का विकर्ण बराबर होता है घन की भुजा और रूट में 3 होता है। तो विकर्ण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 और √3 लिख सकते हैं। अब √3 से √3 कटेगा, ए बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये भुजा की लंबाई 16 हो गई, तो हमें बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये 6 और ए का स्क्वायर मतलब 256 हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 6 छः के 36 हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 मेरे भाई एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। हमने बस इकाई अंक पता कर लिया, यूनिट डिजिट पता कर लिया, बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का है, इसे बनाइए। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का है। अब बोलेंगे सर पहले हम आते हैं यहाँ पे ब्रेक। मेरे भाई आवाज अभी जा रही है क्या, आवाज बीच में चली गई थी, अभी आवाज क्लियर है? सूरज एक बार कमेंट कीजिए, अभी आवाज क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन।
अभी आवाज है, आ रहा है? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं मोबाइल में। एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आवाज आप लोगों को मिल पा रही है। एक सेकंड में बैटरी को ही चेंज कर देता हूँ।
चलिए, अभी आवाज़ की प्रॉब्लम अब नहीं होगी, बैटरी हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? एक बार मैं फिर से आवाज़ आपका चेक कर लेता हूँ। क्या इसके पहले वाले सवाल को रिपीट कर दिया जाए? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में आवाज़ नहीं है। क्या इसके पहले वाले सवाल को रिपीट कर दूं? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ए ने निवेश किया इतना रुपया, 4,50,000, और निवेश 3 महीने के बाद बी उसके साथ अपना पैसा निवेश करता है और बिजनेस में जुड़ जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है ए और बी में इस अनुपात में बढ़ता है, तो उसमें से बी का निवेश कितना है आपको बताना है। तो हमें पता है कि सर ए के इन्वेस्टमेंट को तो दिया गया, इसको ए ही मान लेते हैं। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए हुआ है? 1 साल के लिए हुआ है। समय 1 साल दिया मतलब 12 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने ए का कर दिया, और बी के इन्वेस्टमेंट को हमने बी मान लिया, और बी ने कितने समय के लिए निवेश किया? तो 3 महीने के बाद आया, मतलब 9 महीने के लिए निवेश किया। तो ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का अनुपात देगा। तो ये ए और बी के प्रॉफिट का अनुपात हो गया, और ये प्रॉफिट का अनुपात किसके बराबर होगा? इनके प्रॉफिट के अनुपात के। अब यहाँ से 3 बार में जाएगा, 3 से 4 बार में ए और बी के अनुपात अगर हम निकालना चाहते हैं तो 9:8 हो गया। ए ने अगर 9 इन्वेस्ट किया है तो बी ने 8 इन्वेस्ट किया है। ए का इन्वेस्टमेंट दिया गया क्वेश्चन में कि ये 4,50,000 है, तो इस 9 से डिवाइड करेंगे, 9×5=45, यानी 50,000 गुना आएगा। तो उसी 50,000 से अगर हम इसमें गुना कर दें तो हमें पता चल जाएगा बी का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो 5×40 यानी 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 लाख। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो 4 लाख है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला सवाल आपके लिए, यहाँ पे आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना पड़ेगा? जहां पे सबसे कम पावर आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे सबसे कम पावर दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पे कहाँ पे आएंगे? जहां पे सबसे कम पावर दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर 8 है, यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 2 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। इसी में हमारा एचसीएफ छुपा होगा। अगर ये संख्या जो है इसको डिवाइड कर देगी, अगर ये संख्या इसको डिवाइड कर देगी, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो इसको डिवाइड कर दे रही है, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। देखिए ये इसको कट कर देगा, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी, ये और ये कटेगा, मतलब इस संख्या को ये पूरी तरह डिवाइड कर देगी। ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब हमें पता करना है मेरे भाई, यानी अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो ये होगा। अब इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या ये संख्या इसको डिवाइड करेगी? तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, इसको ब्रेक करना चाहें, तो आप बोलिएगा सर इसको एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 लिखेंगे, और इंटू में एक्स के पावर 4 आप प्लस में वाई के पावर 4 लिखेंगे। अब हम इसको तो ब्रेक नहीं करेंगे, बट इसको ब्रेक करेंगे तो एक टर्म ऐसा मिल जाएगा, मतलब ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दे रही है। इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसको ब्रेक करके हमने देखा था कि 2 टर्म मिला था, मतलब ये संख्या क्या है मेरे भाई? इससे कट जा रही है, यानी ये पूरी संख्या को ये संख्या डिवाइड कर दे रही है, यानी फाइनली यही हमारा एचसीएफ होगा। यही एचसीएफ होगा, मतलब ये किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा मेरे दोस्त? आपके सवाल का सही जवाब। इस तरीके से इन सवालों को हम जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा आप ज्यादा एक्सपेंड कीजिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई ये फाउंडेशन बैच है, आप इससे जुड़ करके अपनी गणित की पूरी फाउंडेशन तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का टारगेट बैच भी एप्लीकेशन पे है, ग्रुप डी के लिए 199 के ऑफर में, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। मेरे भाई यहाँ पे समीकरण के मूलों के संबंध में पूछा गया, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। देखना होता है जीरो से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 4ac
4, ए का मतलब 2 दिया गया और सी का मतलब 15 दिया गया। 15 चौका 60 दूनी 120, ये 120 है और ये 81 है, यानी ये निगेटिव में वैल्यू आएगा। ये वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है, उस कंडीशन में हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, इमेजिनरी मिलते हैं, काल्पनिक मिलते हैं। तो रियल वाला कोई संबंध नहीं होगा, काल्पनिक वाला होगा, वास्तविक वाला नहीं होगा, वास्तविक वाला बिल्कुल नहीं होगा, काल्पनिक वाला ये है, ये आपका वास्तविक नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सी आपका जवाब होगा। चलिए मेरे भाई अगले सवाल पे, ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल, मेरे दोस्त सेशन को ना शेयर कीजिएगा, आप जितना ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ये आपके लिए क्लास उतनी ही इफेक्टिव होगी, उतने ही जबरदस्त यहाँ पे आपको जो है और भी आगे क्लासेज आपको दी जाएगी। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मेहनत और भी ज़्यादा लग सकती है और भी ज़बरदस्त आपको कंटेंट और आपको जो निचोड़ है वो आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालेंगे तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर कर सकते हैं और वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है अपना प्यार दिखाइए, सेशन को शेयर कीजिए। चलिए मेरे भाई इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ सबसे पहला जवाब किसका आता है ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल। जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं कि सर 1/cos लिख सकते हैं, मतलब 1/c, और 1 माइनस ये c है तो इसको रहने दीजिए आप, 1 माइनस सी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये हो जाएगा 1/s साइन हो जाएगा, और ये cos बाई साइन मतलब c/s हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर 1/c को रहने ही देते हैं और ये 1 माइनस सी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये एलसीएम कितना हो जा रहा है, s हो जा रहा है, s हो जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और आसान कर देते हैं, 1 माइनस सी, अब बट्टे में c लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इस वाले को। अब यहाँ पे s हो गया और ये 1 प्लस में क्या हो गया, c हो गया, 1 प्लस में c, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस सी स्क्वायर। 1 माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर होता है, मतलब साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, एस स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। एस से एस कटेगा, c/s साइन बाई कॉस, tan होता है t होता है, t का मतलब क्या हो गया, tan हो गया। ऑप्शन बी आपका जवाब हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया मेरे भाई आपका जवाब, s/c क्या हो गया, tan हो गया, t हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे भाई इसका जवाब, दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया गया है, यहाँ से भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं, साइड का अनुपात निकाल सकते हैं, क्यूब रूट करेंगे 6 और ये 5 हो जाएगा। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हमें एरिया का अनुपात पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है, 36 और ये 25, 36 और 25, ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। तो हम पहले साइड का अनुपात निकालेंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो हमें एरिया का अनुपात मिल जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगे। तो रिसाव द्वारा भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। तो हमें रिसाव की क्षमता पता करनी होगी। अगर हम एक बात यहाँ पे देखें कि टंकी ए को 6 घंटे का समय लगता है और टंकी बी को 30 घंटे का समय लगता है, अगर ये दोनों मिल करके टंकी को भरे तो समय कितना लगेगा दोनों को, तो आप बोलेंगे दोनों का समय पता करना हो, दोनों को ए और बी दोनों का समय पता करना हो कि दोनों को कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं दोनों को गुना करते हैं। दोनों को गुना करेंगे 180 और दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 36, 180 को 36 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 घंटे का समय लगेगा। दोनों मिल के काम करेंगे तो 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो 5.5 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब तीनों मिल के काम करते हैं तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। तीनों मिल के काम करने का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी पानी भरेंगे और सी पानी खाली करेगा। जब ये तीनों मिल करके काम करेंगे तो समय कितना लगेगा मेरे भाई, तो 5.5 घंटे का समय लगेगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, यानी 5.5, यानी 11/2 घंटे का समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तीनों मिलके करेंगे। तो अगर हमें ए और बी की क्षमता पता करनी है तो ए और बी की क्षमता क्या होगी, ए और बी की क्षमता पता करनी है तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क को अगर हम 30 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क 30 हो जाएगा।
टोटल वर्क आपका क्या हो गया 30 हो गया। अगर ए की क्षमता चाहिए तो ये 5 हो गया और बी की क्षमता चाहिए तो 1 हो गया। इन दोनों की क्षमता कितनी है 6 है। अब बटे में 11 बटे में क्या होगा 2, यहाँ से सी की क्षमता निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 दूनी 12, 12 में से 11 जाएगा। ये दोनों मिल करके आपका पानी भरेंगे 6 और ये माइनस में सी हो जाएगा और ये सी उधर जाएगा। ये 12 दूनी ये हो जाएगा 6 माइनस 11 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 2 जाएगा मेरे भाई, 12 में से 11, 1/2, ये सी की क्षमता आ गई। ए प्लस बी आपका, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है इक्वेशन को कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो हमने क्षमता लिखा हुआ है, ये हमने क्या लिखा हुआ है मेरे भाई क्षमता लिखा हुआ है। ये क्षमता, इसे समय हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर इस क्षमता में इस समय से गुना कर दे, 11/2 से गुना कर दे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा और टोटल वर्क कितना होगा 30 के बराबर, 30 के बराबर। तो यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकते हैं। क्या मैं इसे और डिटेल में कर दूं, थोड़ा समझिए यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैं इसे और डिटेल में कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे और आराम से आपको समझ में आएगा। जैसे ए और बी की बात की जा रही है, ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आपका 30 हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिल के काम कितना देर में करेंगे, तो दोनों की क्षमता 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। दोनों मिल के 5 घंटे में काम करेंगे। लेकिन जब तीनों काम करते हैं, तीनों का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी पानी को भरेंगे और रिसाव पानी को खाली करेगा, तो तीनों मिल करके ये काम कितना देर में कर रहे हैं, तो दोनों जितना देर में कर रहे हैं उसे आधा घंटा ज्यादा, तो दोनों 5 घंटे में कर रहे हैं। 5 घंटे में आधा घंटा ज्यादा जोड़ देंगे तो 5.5 घंटे होगा। 5.5 घंटे का मतलब 11/2 घंटे में मिलके तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, ये तीनों को इतना समय लगता है, तो इन तीनों की क्षमता की अगर हम बात करें तो तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर इससे आप डिवाइड कर दीजिए। जब इससे आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 30 अब बटे में 11 और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये तीनों की क्षमता हो गई। अब हमें केवल सी की क्षमता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता कितनी है 5 1 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे माइनस का सी और बराबर में किसके हो जाएगा 60/11 के। तो सी बराबर कितना होगा 11 छक 66 में से 60 गया, 6/11 हो जाएगा। ये सी की क्षमता हो गई। अब सी अकेले इस काम को करेगा तो टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन में सी की क्षमता 6 अब बटे में 11, 6 से करेंगे 5 बार में, 11 5 55, यानी 55 घंटे का समय लगेगा। सी को अकेले पूरा टंकी खाली करने में समय कितना लगेगा, 55 घंटे का समय लगेगा। ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सर 11/2 कैसे आया, कृपया समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूँ 11/2 कैसे आया। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 11/2 कैसे आया। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो। जैसे हमारे पास एक टंकी है, अब इसमें एक नल ए पानी भर रहा है और एक नल बी पानी भर रहा है। ठीक है, जब दोनों मिल करके पानी को भरेंगे तो समय कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर दोनों मिल करके भरेंगे तो दोनों की क्षमता हमें पता है, तो दोनों को समय कितना लगेगा। अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी दोनों को समय कितना लगेगा, तो वर्क अपॉन में दोनों की क्षमता 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, दोनों को 5 घंटे का समय लगेगा। ए और बी अगर इस टंकी को भरे तो 5 घंटे में पूरा भर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक रिसाव है सी जो पानी को खाली भी कर रहा है, यानी अभी तीनों मिलके कर रहे हैं तो पहले से आधा घंटा ज्यादा समय लग रहा है। पहले कितना समय लग रहा था 5 घंटे, अब 5 घंटे से आधा घंटा ज्यादा लग रहा है।
यानी अब तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं, तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी पानी भर रहा है और सी पानी को खाली कर रहा है। अब तीनों मिलके जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, पहले से आधा घंटा ज्यादा। पहले 5 घंटे लग रहा था, अब आधा घंटा ज्यादा। आधा घंटा का मतलब 1/2। अब इसको जोड़िएगा तो 5×10 = 11। 11/2 घंटे का समय लग रहा है। अब तीनों मिलके कर रहे हैं तो समय कितना लग रहा है, 11/2 घंटे का समय लग रहा है। अब इन तीनों की क्षमता हमें पता करनी है, तो वर्क में तीनों के समय से डिवाइड करेंगे। तो इससे जब डिवाइड कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 30 नीचे होगा और ये पलट जाएगा मेरे भाई, 11 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा। ये तीनों की क्षमता हो गई। अब ये तीनों की क्षमता ये कितनी है मेरे भाई, तीनों की क्षमता तो 60/11 है। किसकी, ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता तो 5 1 6 है, और माइनस में क्या है, सी है। तब यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये उधर जाएगा, तो 11×6 = 66। 66 में से मेरे भाई 60 जाएगा तो 6/11 आएगा। ये सी की क्षमता आ गई। अब सी अकेले इस काम को करेगा तो टाइम बराबर कितना हो गया, वर्क अपॉन में सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी है, 6, और पलट के 11 ऊपर चला जाएगा। 6 से 5 बार में 11/55। 55 घंटे का समय लगेगा सी को अकेले पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में। अब ये क्लियर हुआ? अब ये क्लियर हुआ? एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर आप चाहे तो मैं उस सवाल को एक और अलग तरीके से बता सकता हूँ। एक और अलग तरीके से बता सकता हूँ, अगर आपकी जरूरत हो तो। हम लोग इसे थोड़ा और अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, थोड़ा और अलग तरीके से सोच सकते हैं, और भी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं हम लोग। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरे दोस्त क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे, ठीक है, और यहाँ पे लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है तो लड़कियों की प्राप्त औसत अंक क्या होगी आपको बताना है। टोटल औसत अंक आपको दिया गया है। तो समझिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लड़कों का औसत लड़कियों के औसत अंक से 20% अधिक है, ठीक है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर लड़कियों का औसत मेरे भाई 5x है तो लड़कों का औसत क्या होगा मेरे भाई, 6x हो जाएगा। 20% ज्यादा होगा। ये एवरेज के बारे में हो गया, ये एवरेज के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का अनुपात दिया गया, लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात। अगर ये 3 है तो इसमें ये कितने हैं, 2 हैं, इस अनुपात में है। तो अगर हम इसका कंबाइंड औसत निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे और जोड़ेंगे और टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इसको गुना कीजिएगा 18x, इसको गुना कीजिएगा 10x। 18 और 10 28x, 28x। अब बट्टे में कितनी संख्या है, तो 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल कंबाइंड औसत आ गया। और ये कंबाइंड औसत किसके बराबर है, तो 70 के बराबर। इसे 70 के बराबर हमने कर दिया। 14 से करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 पचे 70 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 50 25 अब बटे में 2 आएगा। ये 25 अब बटे में क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था मेरे भाई, लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत हमने 5x माना था, तो 5x की वैल्यू निकालना है। तो दोनों साइड 5 से गुना कर दीजिए। तो 25 पचे 125 का आधा कीजिएगा तो 62.5 हो जाएगा। यानी लड़कियों का औसत कितना है, 62.5 है। लड़कियों का औसत कितना है, 62.5 है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक
परीक्षा हो रही है जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक काटे जाते हैं और फिर 80 अंक प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक सही के लिए 4 अंक काटे जाते और गलत के लिए 2 अंक काटे जाते तो उसे उसी एग्जाम में 90 अंक मिलता। तो बताइए कि सभी प्रश्न के उत्तर अगर दिए गए हैं तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे परीक्षा में जितने भी प्रश्न हैं सभी को अटेम्प्ट किया गया है, तो उसमें कुछ गलत किया गया होगा, कुछ सही किया गया होगा। हमने माना कि जो सही अटेम्प्ट किया गया उसकी संख्या x है और जो गलत अटेम्प्ट किया गया उसकी संख्या y है। तो x क्वेश्चन अगर आप सही कीजिएगा तो नंबर कितना मिलेगा, 1 पे 3 नंबर मिलेगा तो x पे 3x मिलेगा। और गलत अगर आपने y अटेम्प्ट किया तो 1 पे 1 नंबर कटेगा तो y पे इतना कटेगा, तो इतना मिलेगा और इतना कटेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये सही अंक में से गलत अंक को माइनस कर देंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, तो फाइनली हमें 80 अंक मिल जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सही के लिए 4 अंक मिलता तो यहाँ पे 4x हो जाता और गलत के लिए मेरे भाई 2 अंक कटता तो यहाँ पे माइनस का 2y हो जाता। अब हमें कितना नंबर मिल जाता, 90 नंबर मिल जाता, 90 हो जाता। तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x और माइनस में y, यहाँ पे अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे तो ये 2x और माइनस में y अब बराबर में 45 हो गया। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो अगर हम माइनस कर दे इसको माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा x और यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। 80 में से 45 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो x बराबर 35 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, टोटल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए गए, तो y की संख्या पता कीजिए, y कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर y निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर देते हैं 35 दूनी 70, 70 हो गया और ये 45 माइनस करेंगे तो 70 में से अगर 45 को माइनस कीजिएगा तो मेरे भाई 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई निकालना है। टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो ये x और y टोटल क्वेश्चन है। तो x और y दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 60 मिल जाएगा। तो टोटल 60 आपका जवाब होगा। टोटल कितना होगा, 60। आपने एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उसमें सही कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो 35 और गलत कितने किए तो 25। ये क्लियर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के पास जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या इस यहाँ पे ये है। अब इससे देख रहे हैं कि ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है। देखिए ये नहीं कट रहा है, इसका 10 गुना कीजिएगा मेरे भाई तो 960 होगा। 11 गुना कीजिएगा तो 11 छक 66, लास्ट में 6 नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा। इससे ये कटेगा क्या, तो ये आपका जो है 10 गुना से कम है। 8 गुना करेंगे, 9 गुना करेंगे तो 9 छक 54 और 9 9 81, 9 गुना भी नहीं, 8 गुना भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है 9 गुना करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा और यहाँ पे 9 9 81, 81 और 5 86, ये वाला पॉसिबल है, कट रहा है। ये वाला कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा। यानी हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या से एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, 864। तो जब एक ही ऑप्शन है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, यही जवाब होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो इस तरह के सवालों में ये कंप्लीट इन सबको लेकर के बनाने से ज्यादा आसान है कि बड़ी संख्या से आप चेक कीजिए। अगर एक ही ऑप्शन है जो बड़ी संख्या से कट रहा है तो वही आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा होता जो बड़ी संख्या से कटता तो उस समय हमें क्या करना होता, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आराम से बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। मेरे दोस्त एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसमें दो कोण 150 डिग्री के हैं और बाकी दो कोणों का अनुपात दिया गया है, तो एंगल सी का मान क्या होगा। चतुर्भुज का चारों कोण 360 होता है, उसमें से दो कोण 150 निकल गया तो 210 बचा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 210 के बराबर। तो 4 3 7, 7 का मतलब 210, तो एक का मतलब 30 डिग्री। एक का मतलब 30 डिग्री, 1 यूनिट का मतलब सी के बारे में पूछा गया, सी का मतलब 3 है, तो 30 3 90, 90 हो गया आपका जवाब। मतलब इन सभी सवालों में कलम जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन।
मेरे भाई क्वेश्चन में 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक भी दिया गया है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अब ये जो संख्या दी गई है 5600, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 45 इंटू 7 से। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको 20 मान लें तो 20 पचे 100, और 7 से करेंगे 7 अठे 56, 8 पचे 40, 40 आपका जवाब होगा 40, यानी ऑप्शन ए आपका जवाब हो गया। अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पे देखिए दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात दिया गया है, एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात दिया गया है। देखिए 1 और 2 का सम 180 होगा, अभी दोनों को जोड़िएगा 3 है, 3 का अभी दोनों का अनुपात दिया गया, यानी अगर ये एंगल मेरे भाई 4 है तो ये एंगल कितना है, 11 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 4 15, 15 यूनिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरा एंगल 180 बनेगा, 180 डिग्री होगा, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 12 डिग्री हो जाएगा। 1 मतलब 12 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 12 चौका 48, मतलब ये वाला एंगल जो है 48 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 11 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा, अब 12 एक 13, 132 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल हमें मिल गया, हमसे पूछा क्या गया, 7 और 8 पूछा गया, 7 एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो एंगल 7 कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। एंगल 8 क्या होगा मेरे भाई, इसके बराबर होगा, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो आपका जवाब 48 और 132, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। एंगल 7 और एंगल 8 आपसे पूछा गया है। ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। मेरे दोस्त इस प्रश्न को बनाइए। देखिए आपको पता है कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 7 1 8, 8 जीरो नीचे आएगा, 8 जीरो से ये कट जाएगा तो नीचे 2 जीरो बचेगा, यानी 1 अपॉन क्या होगा, नीचे में 2 जीरो होगा, ऑप्शन बी। मतलब कुछ सवाल है ही नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए डिस्काउंट दिया जा रहा है और इतने का लाभ चाहिए, तो यहाँ से क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 में से 4 जाएगा 96, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 में 10 जोड़ेंगे 110। ये हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। और क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया, 120 दिया गया, तो अंकित मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसका और भी सिंपल कर दीजिए। तो अगर हम देखें हमारे पास जो 120 दिया गया है, 120 के बारे में कौन बता रहा है, 96 बता रहा है। हमें पता क्या करना है, 110 के बारे में पता करना है, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे 12 से, तो 12 अठे 96 हो जाएगा, 12 दहा के 120, या 24 से कट रहा है, 24 चौका 96 हो जाएगा, और 24 बचे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर 2 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 से करेंगे 55 बार में जाएगा, 55 बचे कितना हो जाएगा, 50 25, 50 25 और 2 27, बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 137.5 आपका जवाब होगा। 110 यूनिट का मतलब क्या हो गया, इतना 10, ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकाला, क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई है, अंकित मूल्य का निकाल लिया। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन सी निकालना है, बी स्क्वायर अपॉन में ए,
यानी 1.2 इंटू में 1.2 करेंगे और 3.6 होगा, 12 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 चौका 12, 0.4, 0.4 यानी ऑप्शन सी। ये आपका फाउंडेशन बैच है मैथ का, इससे जुड़ करके आप रेलवे की पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच है और ये आपके लिए बिहार एसएससी का फाउंडेशन बैच है। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का ये टारगेट बैच है, मात्र 99 में ये बैच आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके लिए, चलिए अभी आवाज ठीक है क्या? अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज ठीक है? यहाँ पे ए और बी का वर्तमान, ए और बी का वर्तमान आयु का योग दिया गया है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया। अगर वर्तमान में उनके आयु का योग मेरे भाई 30 है, तो 5 साल बाद उनके आयु का योग कितना होगा? 5 साल बाद। तो आप बोलेंगे 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 5 इसमें, यानी 10 इसमें ऐड कर दीजिए, 40 हो जाएगा। 5 साल बाद उनके आयु का सम क्या होगा? 40 होगा। अब 5 साल बाद उनके आयु का अनुपात दिया गया है, ये 3:2, ये 5। 5 का मतलब अगर 40 है मेरे भाई, 5 यूनिट का मतलब अगर 40 है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 8 होगा। तो अगर हमें पता करना है कि ए की उम्र कितनी है, तो 8 त्रिका 24, और बी की उम्र कितनी है, तो 8 दूनी 16। ये कौन सा उम्र है मेरे भाई? ये 5 साल बाद का उम्र है। अब ए की वर्तमान उम्र चाहिए, तो ए की वर्तमान उम्र के लिए इसमें से हम 5 माइनस करेंगे। 5 माइनस करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा? 19 आएगा। ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? 19 साल हो जाएगी। ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? 19 साल हो जाएगी। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। आवाज अभी क्लियर है आप लोगों को? अभी आवाज क्लियर है? इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि 4800 राशि को ए बी सी के बीच बांटा जाता है। ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद सी को प्राप्त राशि ए और बी से मिलकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि के 5/7 के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ये तीनों का हिस्सा, ये तीनों का हिस्सा है। अगर इसमें से ए और बी और सी के हिस्से का अनुपात दिया गया है, ए की वैल्यू अगर 3 है, तो बी और सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? 5 3 8, 8 हो जाएगी। 8 छक 48, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 600 हो गई। अगर हमें यहाँ से ए का हिस्सा निकालना है, तो 3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 छक 18, 1800 हो जाएगा। समझिए यहाँ पे मैं एक बार लिख करके करता हूँ। यहाँ पे ए दिया गया और बी और सी, इन दोनों का कंबाइंड। अब ये अनुपात जो है वो दिया कितना गया है? 3 और 5 दिया गया। तो यहां से अगर मेरे भाई 5 3 8 करेंगे, तो एबीसी का हिस्सा मिल जाएगा। 8 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे दिया गया 4800। 8 छक 48, 1 यूनिट की वैल्यू 600। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो 600 से गुना करेंगे, तो 6 त्रिका 18, 1800 हो जाएगा ए की वैल्यू। यहाँ से ए का मान निकल गया। अब आते हैं दूसरी जगह, सी को प्राप्त राशि ए और बी से मिलकर प्राप्त होने वाला राशि का 5/7 है। सी की जो राशि है वो ए और बी से जो प्राप्त होने वाला है उसका 5/7 है। यहाँ पे ए और बी से मिलकर, यानी ए और बी को 7 मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 5 मिल रहा है मेरे भाई। तो अगर यहाँ से सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, सी की वैल्यू, तो 7 5 12, 12 चौका 48, 400, और 400 से में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 4 पच्चे 20, 2000 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो ए भी मिल गया और हमें सी भी मिल गया। अब हमें बी पता करना है, तो बी तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, सी मिल जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3800, 4800 में से 3800 जाएगा तो 1000। ये सी बी की वैल्यू आ गई। अब ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए और बी के हिस्से का अंतर कितना? ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है। इसके बीच में कितने का अंतर है? 800 का अंतर है। ये 800, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब।
800 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। 40 कैसे आया? 40 हमने कहां पे देखा? 40 कैसे आया? ये 40 कैसे आया? देखिए यहाँ पे 40 कैसे आया समझिए। ए और बी वर्तमान आयु का योग दिया गया प्रेजेंट में। ए और बी दोनों मिल करके कितने साल के हैं? दोनों मिल के 30 साल के हैं। 5 साल के बाद दोनों मिल के कितने साल के हो जाएंगे? तो इसकी उम्र में 5 बढ़ेगा और इसके उम्र में भी 5 बढ़ेगा। तो ए और बी जो है 5 साल के बाद इसकी उम्र क्या होगी? 5 5 10, 10 बढ़ जाएगी यानी 40 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? 5 साल बाद ए और बी का उम्र हो गया। ए और बी का उम्र ये 5 साल बाद, यही हमने लिखा है। ए और बी का ये उम्र जो 40 है वो 5 साल के बाद वाला है। अगले प्रश्न पे यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे आसान तरीका कि पहले इन दोनों को गुना कीजिएगा। 77 को ऐसे पार्ट में बांटिए कि यहाँ पे 18 मिले। तो आप बोलेंगे सर 11 और 7 में बांटेंगे, गुना करेंगे 77 और जोड़ेंगे तो 18। अब अगला काम क्या करेंगे? साइन बदल करके ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। साइन बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा और 11 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ये माइनस हो जाएगा और 11 से डिवाइड करेंगे यानी दो आंसर हमारा क्या आएगा? -1 और -7/11। -1 और -7/11। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए आप बोलेंगे सर पहले ये ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 6 के यहाँ पे देखिए 6 6 के 36/8 हो जाएगा। 36/8 होगा। ठीक है। अब ये क्या है? 39 दिया गया। अब इसको पलट, इसको आप रहने दीजिए। अगला लाइन क्या हो जाएगा? 39 और ये 8 में क्या हो गया? 36 हो गया। अब ये 3 से कीजिएगा या फिर आप यहाँ पे 4 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 9 36 हो जाएगा। 3 से कीजिएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा। 3 से 13 3 39 तो 13 दूनी 26 अब बटे में 3, 26/3 यानी ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। 26/3 ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। कोई सवाल में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी सवाल में अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करेंगे, उसे बता दिया जाएगा दोबारा। अगर आप तरीका बोलेंगे सर तरीका बदल के बताइए तो तरीका बदल के भी आपको बता दिया जाएगा। आपको बिना समझाए यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए ये सवाल आप खुद कर सकते हैं कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी। ए माइनस बी करेंगे तो 55 में से 35 जाएगा तो 20 हो जाएगा। एक बार ए प्लस बी करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये 9x बराबर इतना, तो ये 9 से करेंगे 10 बार में जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 200 आएगा। हमसे x का मान पूछा गया, 200 हो गया। ये सब सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सरल आसान सवाल। मेरे भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये आपके पास रेलवे का फाउंडेशन बैच है, इससे जुड़ करके आप हमारे साथ पूरी गणित एक बार पढ़िए, फिर दोबारा आपको गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। इसके लिए आपको सिलेक्शन वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका एसएससी का भी फाउंडेशन बैच है, इससे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसएससी का भी फाउंडेशन बैच है। उसके बाद आपके पास ये आपका रेलवे का टारगेट बैच है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।